हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में पोलन ग्रेन के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस की रीडिंग की थी। इसमें हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेंसिस में कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इस टॉपिक रीडिंग हमने पिछले लेक्चर जैसे क्लियर कर लिया था। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम्स ये जिसमें माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो आपने माइक्रोस्पोरेंजिया सुना था ना। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, मैं आपको इसकी फिगर दिखा देता हूँ। देखो ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती थी। एक माइक्रोस्पोरेंजिया को जूम करने पर ये आप कितने सारे लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेप्टम। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इससे मियोसिस होता है। मियोसिस पता है आपको, मियोसिस कहीं भी होगा उसमें क्रोमोसोम में हाफ होता है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और साथ में एक सेल से मियोसिस होने पर 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। चारों की जो पोलैरिटी होती है वो हाफ हो जाती है। जैसे कि बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर एक, अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो यहाँ पर मियोसिस होगा, जिसे बोलेंगे अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से हमको पता है एक सेल से, अगर यहाँ पर एक सेल होंगी, यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगी और चारों सेल की जो पोलैरिटी होगी वो हाफ हो जाएगी, एन हो जाएगी। अगर यहाँ पोलैरिटी 2n है तो, अगर यहाँ 4n है, यहाँ 2n है, मतलब अल्टीमेटली इसे रिडक्शन डिवीजन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोलैरिटी हाफ हो रही है। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल या PMC भी कहते हैं, पोलन ग्रेन मदर सेल से 4 आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर, ठीक है। अगर आपने MMC की बात, MMC वर्ड यूज किया तो माइक्रोस्पोर लिखना, अथवा पोलन ग्रेन हम लिखेंगे कब, जब आप इसे PMC का यूज करेंगे। पोलन ग्रेन मदर सेल का यूज करने पर इसे PMC का यूज करने पर इसे हम पोलन ग्रेन वर्ड यूज करेंगे, ठीक। तो हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन होता है, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। बात सही है, पोलन ग्रेन ही तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वही कह रहा है पोलन ग्रेन, अगर परागकण की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपको बताता है, दिखाता है या दर्शाता है मेल गैमेटोफाइट, मेल युग्मकोद्भिद को, मेल गैमिट्स को, मेल युग्मक को। इफ यू टच द ओपन एंथर, आप किसी टच करना मतलब स्पर्श करना ओपन एंथर, खुले हुए एंथर को, एंथर मतलब परागकण, आप किसी खुले हुए परागकण को टच कीजिए। जैसे कि एग्जांपल आपको एनसीईआरटी बता रही है, हिबिस्कस का प्लांट लीजिए, ठीक है। हिबिस्कस गुड़हल जिसे कहते हैं, अथवा एनी अदर फ्लावर, या आप किसी और दूसरे फ्लावर के लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है आप हिबिस्कस के लीजिए, एनसीईआरटी ने आप एग्जांपल के तौर पर आपको एग्जांपल दे दिया। अल्टीमेटली आप कोई भी फ्लावर्स ले लीजिए, उस पे आप उसके जो एंथर्स हो गए परागकण को टच करिए। अदर फ्लावर यू वुड फाइंड, आप दूसरे फ्लावर ले सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर, उस पे आप देखेंगे जब पोलन ग्रेन परागकण को टच करेंगे तो उसमें आप देखेंगे डिपोजिशन होगा, मतलब उस पे येलोइश कलर का पाउडर होगा, येलो कलर का पाउडर जैसा कुछ उस पे लगा होगा। डिपोजिशन मतलब उस पे प्रेजेंट होना या लगा होना, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर, तो आप जैसे पोलन ग्रेन टच करेंगे, पोलन ग्रेन को टच करेंगे, आपके फिंगर पे भी येलोइश कलर का वो पाउडर लग जाएगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर जो आपकी ये पोलन ग्रेन्स थे, पोलन ग्रेन्स हैं, उन्हें आप लीजिए, उसमें आप ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए, मतलब वाटर की कुछ बूंदे लीजिए और उसे टेक इन ग्लास स्लाइड, आप स्लाइड पे उसे रखिए। क्योंकि आपको पता है जो माइक्रोस्कोप में आपको कोई चीज़ देखना है उस तो उसे हम स्लाइड पे रखते हैं। स्लाइड पे रखने के बाद उसमें हमने लिक्विड डालते हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है आप एक काम कीजिए, आप येलोइश कलर का वो सॉरी पोलन ग्रेन लीजिए और उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर कुछ डाल दीजिए, 1 ड्रॉप या मिनिमम मैक्सिमम 2-3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा मत डालिए वरना पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा उस स्लाइड से। ऑब्जर्व अंडर, अब इसे आप देखिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यू विल रियली बी अमेज्ड, आप वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, अमेज्ड हो जाएंगे मतलब आश्चर्य में रह पड़ जाएंगे। एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब रूपरेखा, क्योंकि अगर एक
आपको अक्सर इस बात की होगी कि आप जब पोलन ग्रेन को देखेंगे, उसमें वैरायटियाँ मतलब ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगी। उनके साइज़ में, शेप में, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट के रंग दिखेंगे, डिज़ाइन्स भी उसकी अलग-अलग होंगी। सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स, आपको जो पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगी, उसकी रूपरेखा की बात करें, साइज़, शेप, कलर, डिज़ाइन्स, ये सारे अलग-अलग प्लांटों में अलग-अलग होंगे। फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, कहा डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांटों में देखेंगे तो आपको डिफरेंट अलग-अलग दिखाई देगा। अभी एनसीईआरटी ने साथ में कुछ आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखा भी दी है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए फ्यू पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप से उसे जूम करके दिखाया गया है। माइक्रोस्कोप भाई किसी चीज़ को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है? उसके फिगर को कई एक्स टाइम, एक्स मतलब गुना, तो कोई माइक्रोस्कोप 550x का होता है, 1000x का होता है, उस नाम में माइक्रोस्कोप भी होते हैं। तो फिलहाल हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं। तो पोलन ग्रेन हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी वही कहती है कि जो पोलन ग्रेन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। और पोलन ग्रेन के बारे में कह रही है, पोलन ग्रेन जो परागकण होता है जनरली प्रायः स्फेरिकल मतलब गोलेकार का होता है, मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम इसे मेजर करें मतलब इसको मतलब एक प्रकार से देखें इसका आकार कितना है, तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। और इन डायमीटर, रेडियस की बात नहीं कर रहा, डायमीटर, पूरे डायमीटर में 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो वही कह रहे पोलन ग्रेन जो आपकी होती है जनरल गोल स्ट्रक्चर्स होती है, गोलाकार होती है। और अगर हम इसके मेजर करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के अप्रॉक्स होती है। इट इज इट हैज ए प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, और इसमें आपको दो लेयर प्रोमिनेंट साफ साफ दिखाई देना, टू लेयर मतलब दो आपको परत दिखाई देंगे, दो वॉल्स दिखाई देंगी। द आउटर लेयर हार्ड होती है, हार्ड आउटर लेयर, जो बाहर लेयर होगी वो क्या होंगी, कठोर होंगी, हार्ड होंगी, जिसे हम एक्जाइन कह दें। देखो इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि आपकी बनी होंगी, मेड अप ऑफ बनी होंगी स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन एक मटेरियल है जिससे आपकी एक्जाइन जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है। स्पोरोपोलिन जिन्हें पॉलीसेकेराइड्स होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि अपने आप में वन द मोस्ट रेजिस्टेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है। मतलब कोई चीज़ अगर आप उस पर किसी प्रकार का प्रहार करें उससे बचने के लिए, होता नहीं कि कोई आपको मार रहा है उससे आप बचो, तो आपने उससे रजिस्ट कर लिया, ठीक है? तो वही कह रहा है मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, और कह रही है जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो किस बेस पे होती है, उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी कह रही है अगर इसे आप हाई टेम्परेचर पे, तो मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, एंड स्ट्रेन जिसे देखते हैं आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है 40 to 45 मैक्सिमम गर्मी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं का 50-60 टेम्परेचर आता है। तो यह हाइट इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। वही कह रहा है कि हाई टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl H2SO4 इसको डाल दो, कोई उसके स्पोरोपोलिन को गला ही नहीं पाएगा। एंड एल्कली, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, आप NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, नेवर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इतनी कठोर लेयर होती है आपकी स्पोरोपोलिन। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन, यहाँ तक एसिड बेस टेम्परेचर के अलावा कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो डिग्रेड कर सके, तोड़ सके स्पोरोपोलिन को। इज सो फॉर नोन, जितने भी एंजाइम आपके नोन हैं, अगर उनमें से किसी भी एंजाइम को आप ले लीजिए, इसमें किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं है उस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे, तोड़ सके। इसके साथ कहा है पोलन ग्रेन्स एग्जाइम, जो पोलन ग्रेन होती है एग्जाइम, और पोलन ग्रेन परागकण की जो बाहरी लेयर होती है एग्जाइम, हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, उसमें प्रोमिनेंट मतलब ढेर सारे, अपर्चर मतलब छेद मतलब एग्जाइन के वॉल पे, जो एग्जाइन के बाहर वाले होते हैं उसमें ढेर सारे आपके छेद जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे कहेंगे जर्म पोल। ये जर्म पोल एक्चुअली में क्या होते हैं, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। आपकी जो एग्जाइन्स होती हैं ढेर सारी जगह पोलन नहीं होती, वहाँ पर आपको इस पोलन ना होने से वहाँ का लेयर होती है सॉफ्ट होती है, यहीं से पोलन ट्यूब निकलती है। जब आपकी ये एंथर जाके स्टिग्मा पर लैंड करती है, मतलब फीमेल के पास जब जाती है गैनोसियम के पास, वहाँ लैंड करती है स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब के सहारे वो गैमेट अंदर जाती है। और एक जो जर्म पोल होती है, ढेर सारे जर्म पोल है, लेकिन हमेशा हमेशा पोलन ट्यूब सिर्फ एक ही जर्म पोल से निकलेगी, ध्यान रखना।
ऐसा है कि नहीं सारे जर्म पोलन ट्यूब निकालने लगे ना, एक जर्म से केवल एक ही जर्म पोलन ट्यूब निकालेगी। वेयर स्पोलो पॉलिन एब्सेंट, जर्म पोल जहाँ होगा वहाँ स्पोलो पॉलिन आपकी नहीं होगी, मतलब वो एक हार्ड नहीं होगा, कठोर नहीं होगा। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड, पोलन ग्रेन को इसलिए हम प्रिजर्व भी कह सकते हैं, पोलन ग्रेन परागकण को वेल प्रिजर्व मतलब स्टोर करना, रख सकते हैं एज ए फॉसिल्स, बिकॉज इसे एज ए फॉसिल्स के रूप में रख सकते हैं। फॉसिल्स मतलब ये समझिए जैसे कि कोई जीव एनिमल्स है, कोई स्पीसीज है, मान लीजिए आप फैलो की स्पीसीज है, वो मर गई, लेकिन उस डेथ होने के बाद उसके जो बोन्स होती हैं, बोन्स तो डेथ करती नहीं, यानी कि वो जल्दी डिग्रेड होती नहीं, उससे बैक्टीरिया जल्दी डिग्रेड कर नहीं पाते, तो उसको हम स्टोर करके रख देते हैं, इसे बोलते हैं फॉसिल्स। मतलब किसी डेथ ऑर्गेनिज्म की अवशेष को स्टोर करना फॉसिल्स कहलाता है, वो स्टोर करना। तो जिस जो हमने उसके अवशेष को स्टोर किया वो फॉसिल्स कहलाते हैं। तो एज हम उसे प्रिजर्व करते हैं, फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, अब कहा कि जो हम इसे फॉसिल की तरह फॉसिल्स के जैसे स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन को, यानी पोलन ग्रेन उठा के आप सालों साल इसको रख सकते हैं, स्टोर रह सकता है, और जब इच्छा कहे आप जाके उसे फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। ये संभव इसलिए हुआ, यह है कि बिकॉज क्योंकि द ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ये ऐसा संभव इसलिए हुआ कि इसमें स्पोरोपोलिन नाम की मटेरियल थी, सबसे हार्डेस्ट लेयर थी, ना ही एंजाइम, ना ही हाई टेम्परेचर, ना ही अल्कली, ना ही बेस, जब इसको ये सारी चीज़ डिग्रेड ही नहीं कर सकते तो इसका तो डेथ होना नामुमकिन जैसा है, तो इसे हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पोर, द एग्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे, अगर इस एग्जाइन्स होती हैं, बाहर लेयर्स जो एग्जाइन्स होती हैं आउटर लेयर, इसके साथ साथ एग्जिबिट करती हैं, दिखाती हैं फैसिनेटिंग एरे पैटर्न एंड डिजाइंस। ये इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये डिजाइन एक ऐसे तरीके से अरेंजमेंट होता है कि देखने में बड़ा मतलब अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग मतलब लुभावना लगता है। वही कह रहा है कि जो एग्जाइन्स सबकी बाहरी लेयर होती हैं, ये इस प्रकार अरेंज्ड होती हैं, एरे मतलब किस तरीके से, इनका जो तरीका होता है, पैटर्न होता है कि किस डिजाइन्स में अरेंज होती हैं, ये बहुत लुभावना होता है। व्हाई डू यू थिंक एग्जाइन शुड बी हार्ड, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड, क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्जाइन को हार्ड होना चाहिए? यस, एग्जाइन अगर हार्ड नहीं होता तो हम पोलिंग ग्रुप प्रिजर्व नहीं कर सकते, पोलिंग प्रिजर्व नहीं कर सकते तो हम बहुत सारी स्पीसीज को खो सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं प्लांट की, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं पोलिंग ग्रेन को स्टोर करके भविष्य में वैसे इन्वायरमेंट दे के हम उस स्पीसीज को बचा के रख सकते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी कह रही है कि व्हाट फंक्शन ऑफ जर्म पोल, जर्म पोल का फंक्शन क्या है, मैंने बताया पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। द इनर वाला पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन की अंदर की वाल होती है जिसे कहते हैं इंटाइन, परागकण की इनर वाल, दो लेयर्स होती हैं, आउटर और इंटर। तो इनर वाली क्या होती है, उसे इंटाइन कहते हैं। ऐसा सोचो, इनर इंटाइन, एक्स फॉर आउटर, इन फॉर इनसाइड होता भी है, एक्स फॉर आउटसाइड होता है, इन फॉर इंटाइन, एक्स आउटसाइड की लेयर, इन इनसाइड की लेयर, तो इनसाइड की इंटाइन हो गई। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर, कह रहा है ये जो इंटाइन होती है, इनर वॉल होती है, ये पतली होती है तुलना में एक्साइन के। अब किसी चीज को आप मोटा पतला कह रहे हो, ये किसी को आप बेस मान के कह रहे हो ना, मतलब हमने माना एक्साइन की तुलना में यह क्या है, पतली है, इसकी वॉल पतली होती है। पोलन ग्रेन्स इज सॉरी थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर, और इसकी जो लेयर होती है ये कॉन्टिन्यूस मतलब चारों तरफ से पोलन ग्रेन को कवर कर रखती है। ये एक्जाइन की तरह ऐसा नहीं होता कि कहीं कहीं स्पेस छोड़ दे, स्पेस मतलब छोड़ दे, जहाँ स्पोलो पॉली वही देखो, एक्जाइन कहीं कहीं होता है कि जर्म पोल का फॉर्मेशन करती है, मतलब वहाँ स्पोलो पॉली नहीं होता, लेकिन इन टाइम ऐसा कहीं भी नहीं होता है, पूरा कॉन्टिन्यूस लेयर होता है, लगातार लेयर होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। दे साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन परागकण का साइटोप्लाज्म की बात करें, इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऐसी बात करो, आपने पानी लिया, अगर हाथ पानी लेंगे तो पानी बह जाएगा, अब उसे अगर पानी को कुछ स्टोर करना है तो आप चाहोगे उसको हम चाहे तो कोई लेयर लगा दें जिससे पानी को स्टोर कर सकें। तो सेम तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है इनका, जो द्रव्य होता है पोलन ग्रेन को, उसको आप अगर भाई साहब अगर
किसी मेम्ब्रेन से न सराउंड करो तो वो तो जीवद्रव कहाँ का जीवद्रव तो निकल के चला बाहर निकल जाएगा। तो वही तो पोलन ग्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म वो सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन परागकण आपका मैच्योर होगा, इट कंटेन 2 सेल्स, इसके पास 2 सेल्स उसमें होंगे। जैसे मैच्योर होगा इसके पास 2 सेल होंगे। फर्स्ट होंगी वेजिटेटिव सेल, दूसरे होंगी जनरेटिव सेल। इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूं ज़्यादा अच्छे तरीके से। होता क्या है एक्चुअली में, जो आपकी पोलन ग्रेन्स होती हैं, जबकि पोलन ग्रेन्स होती हैं ये जो आपकी मैच्योर ही, ठीक है, मैच्योर होने के बाद 2 सेल बनाती हैं, वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, क्या है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से समझ में आ रहा है, जनरेटिव मतलब जनरेट करना, मतलब पैदा करना, इसे बोलते भी हैं जन्म कोशिका, और इसे बोलते हैं वेजिटेटिव मतलब कायिक कोशिका, कायिक सेल, सेल मतलब कोशिका। तो होता क्या है, वेजिटेटिव सेल जो होती हैं और जनरेटिव सेल्स होती हैं। वेजिटेटिव सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये इसमें ढेर सारे रिजर्व फूड मटेरियल, साथ में इसका खुद का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जब जनरेटिव सेल्स होती हैं ये मेल गैमेट बनाते हैं, 2 मेल गैमेट बनाती हैं। तो अब मेल गैमेट को भाई साहब खाना चाहिए, तो खाना ये वेजिटेटिव सेल देती हैं। ठीक है, समझ जाओ। पोलन ग्रेन 2 होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपकी कायिक होती हैं, जीवद्रव्य में होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, पोषक पदार्थ होते हैं। जबकि जनरेटिव सेल आपकी जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं 2 मेल गैमेट, इससे नाम है इसका जनरेटिव है, और इसको नरिशमेंट देता है कौन, वेजिटेटिव सेल। अब होता क्या है, ये जो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट आती हैं, इस बेस पर इन्हें 2 भाग में बांटा गया है। होता क्या है, 60% में 60 ये एक सेल हुई आपकी, ये आपकी सेकंड सेल हुई, तो आपको 2 सेल देखने को मिल रही हैं, ये आपकी फर्स्ट सेल, ये आपकी सेकंड सेल। तो 60% ऐसा देखा गया 2 सेल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। लेकिन 40% में हमको देखने को मिला 3 सेल स्टेज। अब 3 सेल स्टेज जो आपकी होती हैं उसमें वेजिटेटिव सेल पहला होता है, उसके बाद वेजिटेटिव सेल नहीं होते, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। वहाँ पर 60% में 2 सेल स्टेट, एक वेजिटेटिव दूसरा जनरेटिव। 40% में एक वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट पहले ही बना चुके होते हैं। होता क्या है, 60% होता है सेल स्टेज, तो इसमें जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा को लैंड करता है, पोलन ट्यूब बनाता है, वहाँ जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती हैं। और कुछ 40% में ऐसा होता है कि जैसे ही मैच्योर होती हैं 2 सेल्स डिवाइड होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल तुरंत ही 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था कि नहीं, इसमें आपको लगा कि नहीं 60% और 40% का कॉन्सेप्ट। तो एनसीईआरटी कहती है कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर 2 सेल्स बनाती हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। दी वेजिटेटिव सेल बिगर, जो वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, कायिक सेल से बड़ा होता है। मैंने बताया कायिक सेल में काफी रिजर्व फूड मटेरियल होती हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल किस लिए होती हैं, क्योंकि इसे मेल गैमेट को नरिशमेंट देना होता है। हैज अबेंडेंट फूड मटेरियल, इसके पास पर्याप्त, अबेंडेंट मतलब पर्याप्त फूड मटेरियल होता है, खाद्य पदार्थ होता है। एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके पास एक लार्ज, बड़ा, इरेगुलर, अनियमित आकार का, कोई फिक्स साइज नहीं होगा, न्यूक्लियस होता है, मतलब लार्ज इरेगुलर साइज न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल की बात करें, ये स्मॉल होता है तुलना में, वेजिटेटिव सेल से तुलना में स्मॉल होता है। फ्लोट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ये फ्लोट करती है, तैरती है जीवद्रव में, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। एक्चुअली में होता क्या है, वेजिटेटिव सेल आपका ज़्यादा होता है, तो जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म खुद का होता है, और वो बड़ा तो होती है, रिजर्व फ्री मटेरियल होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल में तैर रही हैं, क्योंकि जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाने वाले। तो ऐसा हमको फील होता है, देखने में ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रही, तैर रही हैं। तो एनसीईआरटी वही कहती है कि जो आपकी जनरेटिव सेल्स होती हैं स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, और ऐसा लगता है फ्लोट कर रही हैं साइटोप्लाज्म में, जीवद्रव में, ऑफ द वेजिटेटिव सेल, कायिक सेल की जीवद्रव में फ्लोट कर रही हैं। इट इज स्पेंडल शेप, और जबकि जनरेटिव सेल होती हैं स्पेंडल शेप होती हैं। अब बात करेंगे स्पेंडल कैसा होता है। देखो स्पेंडल शेप कुछ ऐसा होता है, कोई सेल लीजिए, एक किनारे इधर, एक 2 सेल हुई कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये आपको स्पिंडल से हुआ है। अगर आपको भी नहीं समझ में आए तो आप सीधा स्ट्रक्चर लीजिए ऐसा, ये आपकी स्पिंडल से हुई, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल शेप्स होती है एंड डेंस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत डेंस होता है, घना होता है। क्योंकि देखो साइज स्मॉल होती है तो साइटोप्लाज्म जो होता है स्मॉल साइज में ही पूरा बंद होना चाहिए, तो इसी वजह से ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है। एंड ए न्यूक्लियस, साथ साथ में इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% एंजियो 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा देखा गया, पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड। पॉलन ग्रेन आपकी दो सेल्ड स्टेज पर दिखाई दे रही थी। टू सेल्ड स्टेट मैंने बताया 60% दो सेल्ड स्टेट कौन थी, एक जनरेटिव सेल थी और दूसरी कौन थी, वेजिटेटिव सेल्स थी। पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेट दिखी और इन रिमेनिंग जो बची हुई स्पीसीज थी 60% स्पीसीज में आपको दो सेल्ड स्टेट दिखी, बाकी जो बची हुई 40% थी। देखो एनसीईआरटी कितनी आपको घुमा के बताती है। एनसीईआरटी मैं कहता हूँ कि बार बार पढ़िए, आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। इसने आपको ये बोल दिया ओवर 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन दो सेल होती हैं। रिमेनिंग स्पीसीज इसने कह के छोड़ दिया। ये भी तो एनसीईआरटी कह रह सकती थी कि बचे हुए 40%, ये भी तो एनसीईआरटी कह सकती थी, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी देखो कैसे घुमा कर बोलने का तरीका कि 40% स्पीसीज जो होती हैं, जो रिमेनिंग स्पीसीज बची हुई स्पीसीज हैं, बची हुई स्पीसीज तो 40% ही तो बची है। 100% कोई चीज़ 100% ही तो होगी। जो 60% दो सेल हो गए तो बची ही 40% ही तो बचे। द जनरेटिव सेल्स एंड डिवाइड, जो 40% है उसमें क्या होता है, उसमें भी वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल होते हैं, लेकिन जनरेटिव सेल जो जनरेट करने वाली कोशिका है, जनन कोशिका, डिवाइड करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है और गिव राइज टू टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल की पोलैरिटी पूछ लें तो आप क्या लिख लोगे? आप खुद एक बार सोचिए, अगर आपको वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल की पोलैरिटी पूछी जाए तो आप क्या आंसर दोगे? मेरा तो आंसर मानना है, आपने पॉलन ग्रेन लिया, ठीक है, पॉलन ग्रेन में दो सेल है, आपकी वेजिटेटिव है और दूसरे क्या है, जनरेटिव है। ठीक है, जनरेटिव है और जनरेटिव है, तो पॉलन ग्रेन आपका हैप्लॉइड है तो वेजिटेटिव सेल तो प्राइड होगा, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना, दो ही सेल तो बन रही हैं। जनरेटिव सेल भी दो मेल गैमेट बनाएंगी, जनरेटिव सेल आपकी दो मेल गैमेट बनाएंगी, तो इसकी भी हैप्लॉइड यानी होगी, हाफ होगी। पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन कहाँ से बना, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यहाँ पर मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड हुआ नहीं, पॉलन ग्रेन भी। एमएमसी माइक्रोस्पोर से मियोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड, तो वेजिटेटिव जेनेटिव सेल तो हैप्लॉइड होंगे ही, तो इसकी हैप्लॉइड क्या होगी, हैप्लॉइड। रिमेनिंग 40% हमको ऐसा देखने को मिला, जेनेटिव सेल ये डिवाइड कर जाती हैं, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस नहीं, माइटोटिक डिवीजन करती, इक्वेशन डिवीजन सेम गिव राइज टू टू मेल गैमेट, और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। ये अच्छी बात ये देखो कह रही है बिफोर पॉलन ग्रेन के सेड मतलब गिरने से पहले, कहाँ से, मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलने से पहले ही दो सेल मतलब क्या दो मेल गैमेट बना देती हैं। अल्टीमेटली कितनी, तीन सेल हुई, दो मेल गैमेट, दो सेल से ऐसे हो गए, और वेजिटेटिव सेल तीन सेल्स हो गए। ये गिरने से पहले ही, अंदर से निकलने से पहले तीन सेल में डिवाइड हो जाते हैं, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। पॉलन ग्रेन आप मेनी स्पीसीज, आप बहुत सारी ऐसी स्पीसीज की परागकण को देखेंगे, काज सेवियर एलर्जिक, वो आपको एलर्जिक रिएक्शंस देती हैं, एलर्जी कराती हैं। एलर्जी में होता क्या है कि आप ऐसे कहीं नए स्थान पर गए, ऐसा सोचिए आप रूम गए, रूम में बहुत गंदगी थी, आपने थोड़ा इधर उधर आपने झटका पटका जिससे गर्दा उड़ा, डस्ट पार्टिकल उठे, तो आपके जस्ट पार्टिकल जैसे आपने सांस लिया, अंदर जाने के बाद आपको तुरंत छींक आती है, तो ये क्या थी, एक प्रकार के एलर्जिक, आपको एक रिस्पॉन्स देना पड़ा जिससे आपकी छींक आई। तो ऐसा होता है क्या, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल जब भी उनके अंदर मतलब सांस लेते हुए एंट्री की, उन्हें छींक आने लगती है, तो ऐसी चीज़ों को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कई चीज़ों से होती है, किसी को सनलाइट्स होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल्स हो सकती है, किसी को किसी और, मतलब डिफरेंट एलर्जी का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, किसी चीज़ में किसी को एलर्जी हो सकती है। ठीक है,
तो वही क्या पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारी इसी चीज़ की पोलन ग्रेन होते हैं, आपको एलर्जी कराते हैं। ब्रोंकाई अफेक्शन, ब्रोंकियल में अफेक्शन करा देते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है? ट्रैकिया होती है आपकी श्वास नली, ये आगे जाकर ब्रोंकाई में खुलती है, एक पाइप होती है, तो ब्रोंकाई में अफेक्शन होती है। उसके बाद अगर इन सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक, वो क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक रिस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब ऐसे समझो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनके बॉडी में रिस्पायरेशन करने में बहुत तकलीफ होती है, ये एक दो नहीं, सालों साल चलता रहता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब ढेर सारी बीमारियां हो। तो वही कह रहा है, कुछ लोग में ऐसे होता है कि जो रिस्पायरेशन में, ये रिस्पायरेशन करने में सालों साल मतलब लंबे समय दिक्कत होती रहती है। जैसे कि बीमारियों का नाम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, आइटिस मतलब सूजन, आइटिस मतलब सूजन, ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाई में सूजन। तो ऐसे डिसऑर्डर हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ये लंबे समय तक उस व्यक्ति को अफेक्ट करते रहते हैं। इट मे बी मेंशन्ड दैट, आपको यह भी मेंशन किया गया है कि जो पार्थेनियम होता है, जिसे कैरेट क्रॉस भी कहते हैं, कैरेट ग्रॉस, दैट कैम इंडिया, इस ये इंडिया के प्रजात नहीं है, इसे इंडिया लाया गया था। कंटेनमेंट विद द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट का मतलब किसी चीज़ को दूसरे देश से लाना। जब आप इंडिया में वीट को इम्पोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट को दूसरे देश से लाया जा रहा था, ये आज की बात नहीं, बहुत साल पहले पहले की है, क्योंकि बहुत साल पहले इंडिया में अनाज अनाज बहुत कम हुआ करते थे, तो दूसरे देश से लाया जाता था, तो वीट को दूसरे देश से लाया जा रहा था। उसी समय आपको कैरेट क्रॉस या पार्थेनियम को इंडिया लाया गया था। तो हैज बिकम यूबिक्यूटियस इन ऑकरेंस एंड काज पोलन एलर्जी, और ये देखा गया कि ये है जो कैरेट क्रॉस है, ये पोलन एलर्जी कर रहा था। कई ऐसे ह्यूमंस थे, कई ऐसे मनुष्य थे जिसमें पोलन एलर्जी कैरेट क्रॉस की वजह से हो रही थी। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स होती हैं, ये आपकी यूज होती हैं एज ए सप्लीमेंट्री, मतलब इसको खाया भी जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कहते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट से भरा होता है। इट बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स, ये कहता है ये बिकम फैशन, ये एक फैशन हो गया है। जैसे कहते नहीं लोग, मार्केट में नया जींस आ गया, नए जींस का फैशन चल रहा है, एज ए फैशन ये फैशन हो गया। रिसेंट ईयर मतलब पिछले कई वर्षों से, रिसेंट मतलब पिछले कई वर्षों से, यूज पोलन टैबलेट्स एंड फूड सप्लीमेंट्री, लोग पोलन टैबलेट का यूज कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्री के रूप में। होता क्या है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, तो अगर आप इसे खाएंगे तो आपको अच्छा खासा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो उसके लिए पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप का फॉर्मेशन किया गया। इन वेस्टर्न कंट्री, जो आपकी वेस्ट कंट्रीज हैं, पश्चिम की तरफ जो आपके देशेज हैं, पश्चिमी देशेज, पश्चिमी तरफ है, वो कहती हैं ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स, वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ऐसा कि वो पोलैंड्स का यूज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पोलैंड्स का एनी फॉर्म द टैबलेट, उसका टैबलेट बना के यूज करते हैं, सिरप के रूप में लेते हैं, और अवेलेबल मार्केट, और वहाँ के मार्केट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, तो लोग इसका यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज, पोलन, जब लोग पोलन ग्रेन्स का, इन पोलन्स का यूज करते थे, तो इसकी एनर्जी एकाएक कुछ टाइम के लिए बहुत तेज बढ़ जाती थी। तो होता क्या था, इसके लिए कहा हैज बीन क्लेम्ड, अब इसको कोई यूज करता है तो उसके ऊपर क्लेम किया जाएगा, उसके ऊपर आरोप मतलब केस भी हो सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि ये बात उनके लिए होती है टू इंक्रीज ए परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, जो एथलीट्स होते हैं, धावक या रेस हॉर्स, हॉर्स मतलब धावक, जो एथलीट्स होते हैं दौड़ने वाले, वो क्या करते हैं, वो ये पोलन टैबलेट्स का यूज करके, जब पोलन टैबलेट्स यूज किया उनमें एकाएक एनर्जी बढ़ी, तो वो दौड़ने में इसका, तो वो, अब जाहिर सी बात है उनमें एनर्जी बढ़ गई तो वो अधिक तेज दौड़ेंगे, और चांसेस है वो जीते या ना उससे नहीं मतलब। अगर उन्होंने इन इन चीज़ों का यूज किया, अगर पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप का, उसके बाद अगर वहाँ चेकअप होता है, अगर वो पकड़े गए तो उनके ऊपर क्लेम होता है, क्योंकि भाई यार आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर इस खेल में आपने सम्मिलित हुए हैं भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर, तो ये कानूनन अपराध है। अब कुछ पोलन प्रोडक्ट्स आपको एनसीईआरटी में दिखाया भी गया, पोलन प्रोडक्ट्स, नेशनल बी कलेक्टेड पोलन इन टेनी गोल्डन,
पॉट्स, ठीक है। नेशनल फूड फ्रॉम हनी बीच, नेट वेट, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो अब बात करते हैं व्हेन वंस दे आर सेड, जब एक बार गिर जाते हैं, पोलिंग ग्रेन की बात कर रहा है, जब पोलिंग ग्रेन एक बार एंथर से गिरते हैं, पोलिंग ग्रेन हैव टू लैंड, अब पोलिंग ग्रेन को प्राकड़ को लैंड करना होगा। लैंड करना मतलब कहीं चीज आपने लैंड करने का मतलब क्या होता है, जहाज लैंड करता है, लैंड करना कहीं उतरना, तो वही कहना पोलिंग ग्रेन को अब लैंड करना होगा ऑन द स्टिग्मा। अब पोलिंग ग्रेन को जैसे एंथर से पोलिंग ग्रेन निकला, अब इसी स्टिग्मा तक पहुंचना है, मेन फोकस इसी स्टिग्मा तक ही पहुंचना है, स्टिग्मा पे जाके गिरना है बिफोर दे लूज वाइबिलिटी, और स्टिग्मा से पहुंचने पहले इन्हें स्टिग्मा पर ये उससे पहले पहुंच जाए। इनकी वाइबिलिटी पीरियड मतलब होती है एक जीवन काल। भाई जो पोलन ग्रेन होगा उसका फिक्स जीवन काल होगा, 1 महीने के 1 दिन 24 घंटे 3 साल, मतलब कुछ फिक्स हो, इससे पहले वो स्टिग्मा पहुंच कर पॉलिनेशन कर दे, अन्यथा ये डेड कर जाएंगी। तो वही कह रहा है कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पहुंचना होगा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी पीरियड, ये अपने जीवन काल को खो दें इससे पहले इन्हें स्टिग्मा पहुंच जाना होगा। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, एक बार इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर लिया, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, आपको हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, आपको क्या लगता है कि जो पोलन ग्रेन हो, आपने क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी पीरियड होती है, जीवन काल होता है, ये कब तक हो सकता है। द पीरियड फॉर पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका जीवन काल की बात करें, रिमेन वेरिएबल इज हाईली वेरिएबल, इनकी जो वाइबिलिटी पीरियड होती है ये वेरी करती है, बहुत ज़्यादा वेरी करती है, एंड सम एक्सटेंड ये वेरी कर मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, एनिमल्स नहीं पोलन ग्रेन प्लांट में होता है, सॉरी। आप एनिमल्स बात है स्पर्म, उनको भी यही होता है, स्पर्म को पहुंचने से पहले डेड ना कर जाए, वो भाई समय होती है जीवन काल, एक फिक्स जीवन काल होना है। वैसे क्या पोलन ग्रेन को अपनी वाइबिलिटी पीरियड जो होती है, पोलन की वाइबिलिटी पीरियड ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेस में अलग अलग होती है, वेरी करती है। इन सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द, ये यहाँ तक इस पर भी डिपेंड करती है, सम एक्सटेंट डिपेंड्स कुछ और भी फैक्टर पर डिपेंड करती है, ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर, उस स्थान का टेम्परेचर कैसा है और नमी कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है। इन सम सीरियल मतलब अनाज, कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे राइस चावल, वीट, पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट। कहते हैं राइस और वीट की बात करें, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होती है उनकी वाइबिलिटी पीरियड 30 मिनट होती है, मतलब जैसे ही पोलन ग्रेन एंथर से निकले ये 30 मिनट के अंदर अगर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाए तो ये डेथ कर जाएंगे। एंड इन सम मेंबर ऑफ, कुछ मेंबर ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन 3 मेंबर है। रोलेक्सो, ट्रिक है रोलेक्सो, आपने वो सुना होगा, रोलेक्सो नाम की घड़ी आई थी ना, रोलेक्सो नाम की घड़ी, बस वही रोलेक्सो, रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें आपकी वाइबिलिटी पीरियड मंथ तक होती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी में दे मेंटेन वाइबिलिटी इन मंथ, इनकी जो वाइबिलिटी पीरियड होती है ये मंथ तक होती है। यू हैव मे हर्ड स्टोरिंग सीमेन, आपने सुना होगा कि सीमेन को स्टोर किया जाता है। स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की जो स्पर्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन, यहाँ तक ह्यूमन के स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है। फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया, इंसेमिनेशन मतलब ये रिप्रोडक्शन की एक टेक्निक्स थी जो कि ये आर्टिफिशियल होती है, मतलब ये सेल्फ नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, इसी ह्यूमन द्वारा खुद से कराया जाता है। इसे आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम आपको अच्छे से समझा भी देंगे। इंसेमिनेट करना इतना जान लीजिए, इंसेमिनेट मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। होता क्या है जैसे कि मेल में स्पर्म को फीमेल के अंदर, फीमेल फॉलिकल ट्यूब के अंदर एक कैथेटर के द्वारा डाला जाता है, वहाँ पर मेल स्पेनिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैथेटर से ही, कैथेटर के सहारे स्पर्म को फीमेल फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाया जाता है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियली, मतलब ह्यूमन द्वारा किया गया। इट इज पॉसिबल, यह संभव है टू स्टोर पोलन ग्रेन, हम पोलन ग्रेन को भी, परागकण को भी स्टोर कर सकें, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज,
और यही नहीं, एक दो नहीं, लार्ज नंबर, ढेर सारे स्पीसीज को, ढेर सारे स्पीसीज जाति को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर ईयर, सालों तक इसे हम स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ लिक्विड्स चाहिए, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन को वो भी -196 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन और जो वहाँ का टेम्परेचर हो वो -190, आप जो लिक्विड नाइट्रोजन ले रहे हो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना चाहिए। सच स्टोर पोलन ग्रेन, अब इस पोलन ग्रेन को हम इसमें रखकर लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन पोलन बैंक्स, अब इसे हम पोलन ग्रेन में, जैसे रुपए को हम बैंक में रखते हैं, पोलन को पोलन बैंक में रखेंगे तो पोलन बैंक में रखते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक, ये सेम एज सीड बैंक की तरह होता है। सीड को भी हम स्टोर करते हैं बैंक्स में, तो इसका सीड बैंक हो गया। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इन सब से हम इन पोलन ग्रेन का यूज करके अब जो फसलें हैं उनकी अच्छी से अच्छी जाति प्रजाति बना सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में बात किया था पोलन ग्रेन के बारे में डिटेल स्टडी की, और जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल एंड एम्ब्रायोसैक। अल्टीमेटली हम बात करेंगे गाइनोसियम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में रीडिंग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।